उसका काशी विश्वनाथ का, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको पिछली कक्षाएं अपने आप ही मिल जाएंगी। उस पे आप लोग जा करके लिख सकते ठीक है सर जी। हैं। हाँ। आप लोग एक चक्र बनाइए, जैसे कुंडली बनती है वैसे एक चक्र बनाइए। द्वादश भाव का क्या नाम है वो आप लोग लिखिए हर भाव में। द्वादश भाव का नाम क्या है उनका नाम लिख लीजिए। और एक जो है दूसरा चक्र बनाइए, उसमें किस भाव से क्या देखा जाता है, शरीर का कौन सा अंग देखा जाता है, वह आप लोग लिखिए। पहले भाव में पहले भाव में तन लिखिए। कृपया वो चक्र, डॉक्टर दीदी जरा चक्र बना के दिखा दीजिए लोगों को। कुछ यहाँ पे नए हैं जिन्हें समझ में ना आए चक्र मैं बनाना आता मैं हो। मैं दिखा दे रहा हूँ। ये बना जी हुआ गुरुदेव। है। ऐसा ही चक्र आप लोग बना लीजिए। ऐसा ही चक्र आप लोग बना लीजिए। उसमें प्रथम भाव से लेकर के सभी भावों तक आपको क्या लिखना है वो मैं बता रहा हूँ। प्रथम भाव में लिखिए तन। द्वितीय भाव में धन। प्रथम भाव में तन, द्वितीय भाव में धन, प्रथम भाव में तर, द्वितीय में धन, तृतीय में सहज भाई। तृतीय में सहज भाई। चतुर्थ में माता सुख। माता और सुख, चतुर्थ भाव में माता और सुख। पंचम भाव में विद्या, संतान, यश। पंचम भाव में विद्या, संतान, यश। छठे में रोग, ऋण, शत्रु। छठे भाव में रोग, ऋण, शत्रु। सातवें भाव में सातवें भाव में दाम्पत्य, पद, प्रतिष्ठा। सातवें भाव में दाम्पत्य, पद, प्रतिष्ठा। आठवें भाव में आयु, मृत्यु। नवें भाव में धर्म, भाग्य। दसवें भाव में पिता, कर्म, आजीविका। 10वें भाव में पिता, कर्म, आजीविका। 11वें भाव में आय। 12वें भाव में मृत्यु, मोक्ष, व्यय। मृत्यु, मोक्ष, व्यय। दूसरे हाँ चक्र में दूसरे हाँ चक्र में आप लिखिए
नरेंद्र जी कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं नहीं, लिख लिख लिया सर। दूसरे चक्र में आप लोग लिखिए, जी। प्रथम भाव में सिर, द्वितीय भाव में मुख, प्रथम भाव में सिर, द्वितीय भाव में मुख, तृतीय भाव में गला बाहु, तृतीय भाव में गला बाहु, चतुर्थ भाव में हृदय, चतुर्थ भाव में हृदय, पंचम भाव में पेट, छठे भाव में नाभि स्थल, सातवें भाव में पसली, आठवें भाव में गुप्तांग, आठवें भाव में गुप्तांग, नवें भाव में जांघ, नवें भाव में जांघ, 10वें में घुटना, 10वें में घुटना, 11वें में ठोड़ी, 11वें भाव में सर। ठोड़ी ठोड़ी जो ये होता है ना, हाँ, पाँव के दाढ़ी। नीचे वाली हाँ पिंडली। हाँ। ठीक ठीक है। 12वें में पैर, 12वें भाव में पैर। जी जी। अब 4 चक्र 5 चक्र ऐसे ही और आप लोग बना लीजिए। 5 चक्र और ऐसे ही आप लोग बना लीजिए। ये चक्र बना करके समझाने का मतलब ये है, बताने का मतलब, लिखवाने का ये है कि आप लोगों को मालूम चले कि इस भाव से इसका विचार किया जाता है। लिखवाने के लिए बिना चक्र का भी मैं आप लोगों को लिखवा सकता हूँ, लेकिन चक्र के माध्यम से समझेंगे तो आप लोगों को ज्यादा अच्छा रहे। पहले चक्र के सामने लिख लीजिए त्रिकोण। पहले चक्र के सामने लिख लीजिए त्रिकोण। दूसरे चक्र के सामने लिख लीजिए त्रिक। तीसरे के सामने लिख लीजिए त्रिषणाय। चौथे के सामने लिख लीजिए केंद्र। अब जिन जिन भावों में बता रहा हूं आप लोगों को, उन्हीं भावों में आप लोग गोला करिएगा। त्रिकोण पंचम और नवम और प्रथम भाव को त्रिकोण कहते हैं। प्रथम, पंचम और नवम भाव, उसको आप लोग वहां पे गोला कर लीजिए। 1, 5, 9 भाव को त्रिकोण कहते हैं। अब त्रिक में लिखिए, दूसरे वाले में लिखिए 6, 8, 12 को बोलते हैं त्रिक। 6, 8, 12
तो छठे में गोला कर लीजिए, आठवें में गोला कर लीजिए, 12वें में गोला कर लीजिए। ये त्रिक हो गया। त्रिषड आय। त्रिषड आय मतलब मतलब तृतीय, षड मतलब षट, छठम षष्ठा भाव, आय मतलब एकादश भाव को आय कहते हैं। तो त्रिषड आय, तृतीय, तीसरे भाव में, छठे भाव में, 11वें भाव में गोला कर लीजिए। अब चौथे में 1, 4, 7, 10 भाव में आप गोला कर लीजिए केंद्र। तो चौथे चक्र में आप लोगों ने लिखा है केंद्र, तो वहां पे गोला कर लीजिए। पांचवा चक्र जो आप लोग बनाए हैं, पांचवा चक्र में लिख लीजिए दिशा। प्रथम भाव में लिख लीजिए अग्नि पूर्व। प्रथम भाव में लिख लीजिए अग्नि पूर्व। ये दिशा और तत्व दोनों लिखवा रहे हैं आप लोगों को, ये आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं तो दिशा और तत्व। प्रथम भाव में लिख लीजिए पूर्व दिशा अग्नि तत्व। पूर्व दिशा अग्नि तत्व। द्वितीय भाव में दक्षिण दिशा भू तत्व। तृतीय भाव में पश्चिम वायु तत्व। पश्चिम दिशा वायु तत्व। चतुर्थ भाव में उत्तर दिशा जल तत्व। छठे भाव में पूर्व अग्नि। छठे भाव में भू दक्षिण। पंचम भाव में अग्नि पूर्व। छठे भाव में भूम दक्षिण। सतवें भाव में वायु पश्चिम। सतवें भाव में वायु पश्चिम। आठवें भाव में जल उत्तर। नवें भाव में अग्नि पूर्व। आप फिर से लेफ्ट होकर के ज्वाइन हो जाइए, आपको आवाज नहीं आ रही है। नवें भाव में अग्नि पूर्व। 10वें भाव में भूमि दक्षिण। प्रदीप जी मैसेज कर दीजिए। प्रदीप जी मैसेज कर दीजिए कि उनको आवाज नहीं जा रही है, तो लेफ्ट होकर के फिर से ज्वाइन हो जाए। एकादश भाव में वायु पश्चिम। एकादश भाव में वायु पश्चिम। द्वादश भाव में उत्तर जल।
कुछ भी सुनाई नहीं आ पा रहा है पंडित जी। हाँ गुरु जी। इनको सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा मैसेज। ठीक है। रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं ना गुरुवार वो बाद में। चलिए, अब जो आप लोग लिखे हैं ऐसा ही एक और चक्र बना लीजिए। दिग्बली उसमें लिख लीजिएगा। दिग्बली, आप लोग दिग्बली लिख लीजिएगा। हाँ ठीक है। वो प्रथम भाव में लिखिए गुरु और बुध। प्रथम भाव ऊपर की तरफ पूर्व लिख लीजिएगा। ऊपर के तरफ पूर्व, नीचे के तरफ पश्चिम, दाहिने तरफ दक्षिण, बाएं तरफ उत्तर। कुंडली जो आप चक्र बनाए हैं उसके चारों तरफ बाहरी दिशा में ऊपर के तरफ पूर्व, नीचे के तरफ पश्चिम, दाहिने तरफ दक्षिण, बाएं तरफ उत्तर। प्रथम भाव में लिख लीजिए बुध गुरु। प्रथम भाव में बुध गुरु। चतुर्थ भाव में शुक्र चंद्र। चतुर्थ भाव में शुक्र चंद्र। सप्तम भाव में शनि। सप्तम भाव में शनि। दसम भाव में सूर्य मंगल। इन स्थानों पे ये लोग बली होते हैं। प्रथम भाव में अगर गुरु और बुध बैठे हैं तो दिग्बली होते हैं। चतुर्थ भाव में चंद्र और शुक्र बैठे हुए हैं तो दिग्बली होते हैं। सप्तम भाव में शनि बैठे हैं तो दिग्बली होते हैं। 10वें भाव में मंगल और सूर्य बैठे हों, दोनों में से कोई एक, तो दिग्बली होते हैं। या दोनों दिग्बली होते हैं, वहां उस स्थान पे ये ग्रह दिग्बली होते हैं जहां पे आपने लिखा। हेडिंग डालिए आप लोग दृष्टि। दृष्टि, ग्रहों की दृष्टि। ग्रहों की ठीक। दृष्टि, ग्रहों की दृष्टि डाल लीजिए। सभी ग्रह अपने से 7वें भाव को देखते हैं। सभी ग्रह अपने से 7वें भाव को देखते हैं। सभी ग्रह अपने से 7वें भाव को देखते हैं। विशेष लिख लीजिए। विशेष में शनि, मंगल, गुरु। शनि, मंगल, गुरु, इनकी विशेष दृष्टि होती है।
तो शनि 3 और 10 को भी देखते हैं, तो 7वां सभी देखते हैं, लेकिन शनि 3, 7, 10, 7 को तो देख ही रहे हैं, 3 और 10 को भी देखते हैं पूर्ण दृष्टि से। गुरु 5 और 9 भाव को अपने से 5वें और 9वें भाव को भी देखते हैं। मंगल अपने से चौथे और 8वें भाव को भी देखते हैं। शनि 3, 10, गुरु 5, 9, मंगल 4, 8 भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। 7वें को तो देखते हैं, लेकिन विशेष करके शनि 3, 10, गुरु 5, 9, मंगल 4, 8 भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। सर राहु केतु को लिया जाएगा या नहीं? नहीं, राहु केतु को नहीं लिखा है। राहु केतु जिसके साथ रहते हैं वैसा ही फल देते हैं। ठीक है, ठीक है। हेडिंग डालिए आल्यादि विभाग, आल्यादि विभाग। आल्यादि विभाग। गुरुजी, राहु केतु की दृष्टि क्या उस ग्रह के अनुसार होंगी जिसकी राशि में बैठे हैं? नहीं, राहु की सभी ग्रहों की दृष्टि यहाँ पे मान लीजिए, जैसे कहा गया कि राहु केतु की दृष्टि, सभी ग्रहों की दृष्टि 7वीं होती है। ठीक है। जी। लेकिन जब दृष्टि देखी जाती है तो कहा जाता है शनिवत राहु कुजवत केतु। शनि के जैसी दृष्टि राहु की होती है और मंगल के जैसी दृष्टि केतु की होती है। तो राहु की ले- 3, 7, 10 होंगी। हाँ, तब 3, 7, 10 हो जाएंगी। लेकिन अगर राहु शुभ स्थान पे बैठा है, शुभ स्थान मतलब जैसे 1, 4, 5, 7, 9, 10 इन स्थानों में बैठा है, त्रिकोण या केंद्र में बैठा हुआ है, तो गुरु की दृष्टि चलती है। बाकी में शनि की चलेगी। बाकी में शनि की चलेगी। लेकिन जो त्रिकोण और केंद्र है, केंद्र और त्रिकोण में 1, 4, 7, 10, 5, 9 इन भावों में गुरु की जैसी दृष्टि हो जाती है, वहां राहु शुभ दृष्टि देखते हैं। फिर केतु की किस तरह से होगी गुरुजी? केतु की वैसे ही रहेगी, मंगल के जैसी। मंगल जैसे देखते हैं वैसे ही मंगल के बराबर दृष्टि केतु की होगी। उसमें 4 और तीन 8। उसमें केंद्र त्रिकोण का चक्कर नहीं है? उसमें केंद्र त्रिकोण का चक्कर नहीं है। ओके, धन्यवाद गुरु। शनिवत राहु कुजवत केतु। शनिवत मतलब शनि के जैसा, कुजवत मतलब मंगल, कुज मतलब मंगल होता है। आल्यादि विभाग में लिखिए, 7 ग्रह एक लाइन से लिख लीजिए। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। आल्यादि विभाग को कहते हैं, आल्यादि विभाग को कहते हैं कारक भी आप कह सकते हैं। जिसमें सूर्य किसका कारक है? आत्मा का कारक है। चंद्र मन का कारक है, तो उसको आल्यादि विभाग कहते हैं। तो सूर्य के नीचे लिख लीजिए आत्मा, चंद्र के नीचे लिख लीजिए मन, मंगल के नीचे लिख लीजिए सत्व बल, बुध के नीचे लिख लीजिए वाणी, गुरु के नीचे लिख लीजिए ज्ञान, शुक्र के नीचे लिख लीजिए भोग, शनि के नीचे लिख लीजिए दुख,
सूर्य के नीचे आत्मा, आत्मा के कारक सूर्य है, मन के कारक चंद्रमा है, सतबल के कारक मंगल है, वाणी के कारक बुध है, ज्ञान के कारक गुरु है, भोग के कारक शुक्र है, दुख के कारक शनि है। हेडिंग लिख लीजिए राज्याधिभाव। 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 सूर्य राजा है, चंद्रमा राजा के सदृश या रानी कह सकते हैं। सूर्य राजा, चंद्र रानी या राजा सदृश, मंगल सेनापति, मंगल सेनापति, मंगल सेनापति, बुध राजकुमार, बुध राजकुमार, गुरु सचिव मंत्री, गुरु सचिव मंत्री, शुक्र कुल गुरु, शुक्र कुल गुरु, शनि आदेश पालन या सेना या सेवक, आदेश पालक, सेना, सेवक। हेडिंग लिख लीजिए शुभ पाप ग्रह। शुभ पाप ग्रह। सूर्य को पापी ग्रह कहा जाता है, लेकिन राजा को पापी नहीं कहा जा सकता है। इस भाव में भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्रूर कहा जा सकता है। कई ऋषियों का मत है कि सूर्य को पापी कहते हैं, लेकिन हम आप सम्मान सूचक वाक्य कह सकते हैं, सूर्य को उग्र कह सकते हैं। तो पापी या उग्र सूर्य, चंद्र पाप शुभ स्थिति के ऊपर, चंद्र पाप शुभ स्थिति के ऊपर, मंगल पाप, मंगल पाप, बुध शुभ, बुध शुभ, गुरु शुभ, शुक्र शुभ, शनि पापक ग्रह,
राहु केतु का यहाँ नहीं लिखाया गया है, राहु केतु पापक ग्रह है ही। जी गुरुदेव। भाव कारक आप लोग लिख लीजिए, भाव कारक। द्वादश भावों के जो कारक हैं, तो वैसा ही एक चक्र आप लोग बना लीजिए जैसे पीछे आप लोग बनाए। जैसा आप लोग पीछे चक्र बनाए थे वैसा ही चक्र बना लीजिए और ऊपर लिख लीजिए भाव कारक। गोविंद भैया लिख रहे हैं ना, गोविंद शास्त्री जी बोलिए। लिख रहे हैं ना, आपका नहीं लिखा हुआ था ना नहीं भैया। भैया, मेरे को लिखने को इधर नहीं है, असुविधा है। ठीक है, नोट से शेयर करेंगे, आप लिख लेना, ठीक है। ओके। गुरुदेव, समय भी हो रहा है। जी, प्रथम भाव में लिख लीजिए सूर्य। प्रथम भाव में लिख लीजिए सूर्य। द्वितीय भाव में लिख लीजिए गुरु। तृतीय भाव में मंगल। चतुर्थ भाव में चंद्र बुध। पंचम भाव में गुरु। पंचम भाव में गुरु। छठे भाव में शनि मंगल। छठे भाव में शनि मंगल। सातवें भाव में गुरु शुक्र। सातवें भाव में गुरु शुक्र। सातवें भाव में गुरु शुक्र। आठवें भाव में शनि। नवें भाव में गुरु सूर्य।
9वें भाव में गुरु सूर्य, 10वें भाव में सूर्य गुरु बुध शनि, सूर्य बुध गुरु शनि। गुरुजी मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, थोड़ा सा रिपीट करेंगे, 2-3 ये मिनट पहले रिकॉर्डिंग से। हो रही है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। अच्छा अच्छा, थैंक। हाँ। 10वें भाव में सूर्य गुरु बुध शनि, 11वें भाव में गुरु, 11वें भाव में गुरु, 12वें भाव में शनि। ये इन भावों के कारक होते हैं। जी गुरुदेव। प्रदीप जी, प्रदीप जी, जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। इसके बाद तो कक्षा नहीं है ना, तो और लिखवा देता हूँ। जी गुरुदेव ठीक। एक चक्र आप लोग बनाइए, जैसे अभी बनाए थे वैसे चक्र बनाइए। भावों का परिचय आप लोगों को लिखवा देता हूँ। भाव परिचय, कौन से भाव को क्या कहते हैं। आप लोग जो भी नोट्स बना रहे हैं कृपया ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। जो नोट्स आप लोग बना रहे हैं कृपया ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। जी गुरुदेव। प्रथम भाव में लिख लीजिए केंद्र त्रिकोण। प्रथम भाव में लिख लीजिए केंद्र त्रिकोण। द्वितीय भाव में लिख लीजिए मारक पणफर। मारक पणफर। द्वितीय भाव में मारक पणफर। तृतीय भाव में दुख आपोक्लेम उपचय। तृतीय भाव में दुख आपोक्लेम उपचय। तृतीय भाव में दुख आपोक्लेम उपचय। चतुर्थ भाव में केंद्र। चतुर्थ भाव में केंद्र। पंचम भाव में त्रिकोण पणफर। पंचम भाव में त्रिकोण पणफर। छठे भाव में दुख आपोक्लेम उपचय। छठे भाव में दुख आपोक्लेम उपचय। छठे भाव में दुख आपोक्लेम उपचय। पंडित जी, आपोक्लेम का क्या मतलब होता है?
उस भाव को आपोक्लेम कहते हैं। अभी बताया जाएगा उसका भी क्या महत्व है, क्या उस कैसा बलि है वो बताएं। जी। उपचय अपने सातवें टर्की को भाव सपोर्ट में, करता है वो। सातवें में लिखिए केंद्र और मारक। सातवें भाव में लिखिए केंद्र और मारक। वैसे उपचय का भी बताएंगे ना गुरु? जी उपचय का भी बता दें। जी जी, धन्यवाद। सातवें में केंद्र और मारक लिख लिए। आठवें में लिखिए पणफर और दुख। आठवें में पणफर दुख। नवे में त्रिकोण आपोक्लेम। नवे में त्रिकोण आपोक्लेम। दसवें को केंद्र उपचय। दसवें को केंद्र उपचय। ग्यारहवें को दुख पणफर उपचय आपोक्लेम। 11वें को दुख पणफर उपचय आपोक्लेम। 11वें भाव को दुख पणफर उपचय आपोक्लेम। 12वें भाव में दुख। 12वें भाव में दुख। इसमें सबसे मजबूत कौन होता है वह लिख लीजिए आप लोग। क्रमशः जो होते हैं वह सबसे बली जो पहले है वो मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं, जब जो सबसे कमजोर है वो अंतिम में है, ठीक है। तो सबसे मजबूत होता है मजबूत भाव केंद्र। सबसे मजबूत भाव केंद्र। सबसे मजबूत भाव केंद्र। उसके बाद दूसरे स्थान पे त्रिकोण। दूसरे स्थान पे त्रिकोण। तीसरे स्थान पे पणफर आपोक्लेम। पणफर आपोक्लेम। चौथे में त्रिक दुख स्थान। चौथे में मारक।
हो गया। ठीक। तो इसमें जो सबसे कमजोर है मारक, 2 और 7 भाव को मारक कहते हैं ना। हाँ हाँ सर। आयु संबंधित मारक है, नहीं तो दूसरा स्थान है। ठीक है। हाँ। आयु संबंध उसी के सामने लिख लीजिए, आयु संबंधित मारक नहीं तो दुख स्थान, ऐसा लिख लीजिए। आयु संबंधित मारक नहीं तो दुख स्थान। आपोक्लेम का मतलब होता है जो केंद्र को मजबूती प्रदान करे। पड़फर और उपचय का मतलब होता है जो केंद्र को मजबूती प्रदान करे। ठीक है। फिर से गुरुजी। पड़फर, आपोक्लेम और उपचय, इसका मतलब आप लोगों ने पूछा ना अभी। आपोक्लेम का मतलब पूछे, उपचय का मतलब पूनम जी पूछा। जी। तो इनका मतलब होता है जो केंद्र को मजबूती प्रदान करे। उपचय का मतलब होता है स्थान वृद्धि, स्थान को मजबूत करे। और पड़फर जो केंद्र को मजबूती प्रदान करे। गुरुजी और रिश्तेदारों अपोक्लेम का का एक बार अपोक्लेम का बोलना था गुरु। आपोक्लेम वही बताए ना तीनों का, जो केंद्र को जो है आपोक्लेम, पणफर और उपचय मजबूत करते। हाँ, जैसे एकादश भाव उपचय भी है, आपोक्लेम भी है, पणफर भी है। ठीक है। अच्छा। तो हाँ। एकादश भाव में जो भी ग्रह बैठेगा वो केंद्र को मजबूती प्रदान करेगा। अच्छा। नवम भाव आपोक्लेम है, तो नवे भाव में जो भी ग्रह बैठेगा वो केंद्र को मजबूती प्रदान करेगा, नवपंचक योग बन जाएगा। हाँ। दसम भाव उपचय का है, तो केंद्र खुद है वह, तो उस स्थान को मजबूती। जी। आपोक्लेम छठा भाव है, उपचय भाव है। छठे भाव में भी ग्रह अनुसार, जैसे अष्टम अगर मंगल बैठ जाए तो केंद्र को देखता है मंगल 8वीं दृष्टि से, तो मजबूती प्रदान करेगा। पंचम भाव पणफर है, तो पंचम भाव नवपंचक योग भी बनाएगा और केंद्र को मजबूती देगा। ऐसे ही सभी हैं। यानी वो शुभ ग्रह भी रहो या पाप ग्रह भी रहो। नहीं, शुभ ग्रह रहे पाप ग्रह रहे, वह स्थिति के अनुसार हम आपको कह रहे हैं ना। हाँ। तो जैसे मान लीजिए राहु छठे भाव में बैठा है, तो छठे भाव में राहु जो होता है उसका लिखाया नहीं गया है, यहाँ पे 7 ही ग्रहों का बताया जाता है, तो स्थान की बात है। तो छठे भाव का जो है मालिक शनि और मंगल दोनों है, तो छठे भाव से राहु भी बैठा है, तो केंद्र को मजबूती प्रदान करेगा। अच्छा। जी। जैसे शनि सप्तम में रहेगा और जो है राहु अच्छा षष्ठम में रहेगा तो वो शनि को मजबूती प्रदान करेगा, यही ना गुरु जी? मतलब हम फिर से बताइए। जैसे सप्तम में राहु बैठा है और षष्ठम में राहु बैठा है तो अपने केंद्र को मजबूती देगा राहु को, और वो शनि और मजबूत हो जाएगा वहां पर। वो तो करेगा, लेकिन मैं यहाँ छठे भाव की बात कर रहा हूँ। छठे भाव में, छठे भाव का कारक जो है दिग्बली नहीं। शनि तो 7वें में दिग्बली है ना, कारक नहीं है।
हाँ यहाँ छठी भाव का कारक बताया जा रहा है। कारक शनि और मंगल दोनों है। तो मंगल अगर 8वीं दृष्टि से देखा है तो केंद्र को मजबूती प्रदान करेगा। उसी तरह हाँ। राहु भी बैठता है तो केंद्र को मजबूती प्रदान करेगा। केतु भी बैठा है तो केंद्र को मजबूती प्रदान करेगा। गुरुजी, गुरुजी रिश्तेदारों वाला भी लिखवा दीजिए। जी, रिश्तेदारों वाला भी लिखवा देंगे, वो भी लिखवा देंगे। किस भाव से मामा को देखते हैं, मामी को देखते हैं, ये सभी आप लोगों को वो भी लिखवा दूंगा। ठीक है, पहले जो लाइन से आ रहा है लाइन से लिखवा दें एक बार। सही है गुरु जी, जी। सही बात है। ऊंच नीच लिख लीजिए, ऊंच नीच लिख लीजिए। ठीक है जी गुरुदेव। लाइन से एक लाइन से नीचे नीचे के तरफ पहले ऊपर सूर्य, उसके नीचे चंद्रमा, चंद्रमा के नीचे मंगल, मंगल के नीचे बुध, बुध के नीचे, ऐसे लाइन से एक किनारे पे आप लिख लीजिए। और 6 कॉलम बना लीजिए आप लोग। 6 कॉलम बना लीजिए। पहले कॉलम के ऊपर लिख लीजिए उच्च, दूसरे कॉलम के नीचे नीचे लिख लीजिए नीच, तीसरे कॉलम के नीचे ऊपर लिख लीजिए डिग्री, चौथे में लिख लीजिए मूल त्रिकोण, पहले में उच्च, दूसरे में नीच, तीसरे में डिग्री, चौथे में मूल त्रिकोण, पांचवे में स्वामी, छठे में दृष्टि। दृष्टि तो मैंने लिखवा दिया है, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन लिख लीजिए, समझ में आएगा। जी गुरुदेव। अब सूर्य के सामने जहां उच्च लिखे हैं लाइन से लिखते चले जाइए, उच्च नीच डिग्री मूल त्रिकोण स्वामी दृष्टि। तो उच्च के नीचे लिख लीजिए एक, एक मतलब मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। उच्च के नीचे, सूर्य के सामने उच्च के नीचे लिख लीजिए एक, नीच और सूर्य के सामने नीच के नीचे सूर्य के सामने 7। यानी तुला राशि ना गुरुजी। हाँ, तुला राशि। 10 डिग्री में 10 डिग्री में उच्च या नीच देखे जाते हैं, तो डिग्री के नीचे लिख लीजिए 10। डिग्री के नीचे लिख लीजिए 10। मूल त्रिकोण में लिख लीजिए 5। मूल त्रिकोण का मतलब होता है अपनी राशि जिसमें वो ज्यादा मजबूत होते हैं। यानी कि सिंह राशि आएगी ना सर। हाँ, पांचवी उनकी अपनी मूल त्रिकोण की राशि हो गई। जी गुरुदेव। हाँ, स्वामी पांचवी राशि के स्वामी हैं, मतलब सिंह के स्वामी हैं ना। जी जी गुरुदेव। स्वामी के नीचे 5, दृष्टि 7, दृष्टि के नीचे 7। अब चंद्रमा के सामने लिखिए उच्च में 2। चंद्रमा वृष राशि में उच्च के होते हैं, वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। नीच के सामने लिख लीजिए 8। डिग्री के नीचे लिख लीजिए 3 डिग्री। मूल त्रिकोण में लिख लीजिए 2। चंद्रमा की कर्क राशि है, लेकिन ये वृष राशि इनकी मूल त्रिकोण मानी जाती है। ठीक है, मूल त्रिकोण में लिख लीजिए 2, स्वामी लिख लीजिए 4।
दृष्टि लिख लीजिए 7। मंगल के सामने लिखिए उच्च के नीचे 10 मकर राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं, नीच में कर्क राशि में नीच के होते हैं 28 डिग्री। डिग्री 28। मूल त्रिकोण ये इनकी 2 राशियां हैं, 1 और 8 2 राशियों के स्वामी हैं, लेकिन मूल त्रिकोण में सबसे प्रिय राशि कहिए मेष राशि। डिग्री फिर से बताइए गुरुजी। जी 28। डिग्री 28 डिग्री। डिग्री 28। 28 डिग्री। और मेष लिखना है ना, मूल त्रिकोण। मेष, हाँ मूल त्रिकोण मेष 1। हाँ। मूल त्रिकोण 1, स्वामी 1 और 8, स्वामी 1 और 8, दृष्टि 4 7 8, दृष्टि 4 7 8। बुध लिखिए, बुध के सामने उच्च, बुध स्वराशि में उच्च होते हैं, कन्या राशि में अपनी कन्या राशि में उच्च के होते हैं, मीन राशि में नीच के हो जाते हैं, 12वीं राशि मीन में नीच के हो जाते हैं। डिग्री 15 डिग्री। मूल त्रिकोण 6, इनकी 2 राशियां हैं 3 और 6 के स्वामी होते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रिय कहिए या मजबूत कहिए तो कन्या राशि में स्वामी 3 और 6 के, दृष्टि 7। गुरु के सामने लिखिए गुरु कर्क राशि। गुरु का हो गया। नहीं, गुरु का नहीं हुआ ना, बुध का हो गया। बुध का हो गया हाँ, गुरु जी। कर्क हाँ, राशि में उच्च 4, उच्च के नीचे 4 लिख लीजिए, नीच के नीचे 10 लिख लीजिए, डिग्री 5। कर्क राशि में उच्च, मकर राशि में नीच 5 डिग्री। मूल त्रिकोण 9, मूल त्रिकोण 9, स्वामी 9 और 12, स्वामी 9 और 12, दृष्टि 5 7 9, जी गुरु जी। दृष्टि 5 7 9। शुक्र का लिख लीजिए, शुक्र मीन राशि में उच्च के, कन्या राशि में नीच के 27 डिग्री। मूल त्रिकोण 7, 7 मतलब तुला राशि। जी गुरु। 27 यानी कि 27। जी 27। मूल त्रिकोण 7 या 7, स्वामी 2 और 7, दृष्टि 7, 7वीं दृष्टि। शनि का लिख लीजिए,
शनि का लिख लीजिए तुला राशि उच्च के, मेष राशि नीच के। तुला राशि में उच्च, मेष राशि में नीच के 20 डिग्री 20 डिग्री। मूल त्रिकोण कुंभ राशि 11। स्वामी 10 11। स्वामी 10 11, दृष्टि 3 7 10। ठीक गुरुदेव। दृष्टि 3 7 10। राहु केतु लिख लीजिए, राहु का लिखिए राहु उच्च के नीचे लिखिए 2 और 3। वृष और मिथुन का में राशि में राहु उच्च के होते हैं। वृश्चिक और धनु में नीच के होते हैं 15 डिग्री। इनका मूल त्रिकोण कोई नहीं है, स्वामी किसी भाव के नहीं है। दृष्टि इनकी जो है 7 3 10। 3 7 10 शनि के बराबर अभी बताया ना मैं आप लोगों को किन की दृष्टि होती है। हाँ गुरु जी, हमने हमने सुना था 5 7 9 है। 5 वो 7 9, 5 7 9 हमने बताया ना कौन सी स्थिति में होगा। हाँ ठीक ठीक है। हाँ हाँ जी जब गुरु जी। शुभ हाँ हाँ। स्थान पे बैठेंगे तो 5 7 9 होगा। अशुभ हाँ जी स्थान पे बैठेंगे तो शनि की दृष्टि रहेगी। ठीक 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 है गुरु जी, ठीक है। ये राहु मिथुन में उच्च के होते हैं। जी राहु मिथुन में उच्च के होते हैं, मिथुन। वृष और मिथुन दोनों में। 2 और 3 वृषभ या मिथुन। वृष और मिथुन दोनों में। ओके ओके। केतु उच्च के वृश्चिक और धनु। केतु वृश्चिक और धनु। इनको कहीं लिखा नहीं गया है शास्त्रों में, कई जगहों पे विवेचना नहीं है, लेकिन बुध कमजोर ग्रह कह दीजिए, बुध पर अपना आधिपत्य मान करके ऐसा कर लेते हैं। और केतु ऐसे वृश्चिक कुजवत चलता है तो कुजवत के हिसाब से वृश्चिक पे हो जाते हैं और धनु पे गुरु के हिसाब से हो जाते हैं। तो केतु वृश्चिक और धनु में उच्च के होते हैं, वृष और मिथुन में नीच के होते हैं। जहाँ राहु उच्च के होते हैं वहाँ केतु नीच के हो जाते हैं, जहाँ केतु नीच के होते हैं वहाँ राहु उच्च के हो जाते इनका दृष्टि हैं। तो नहीं है ना सर? हाँ, उनका दृष्टि तो है नहीं ना? उनकी दृष्टि है केतु ना, का दृष्टि लिखवा रहे है? हैं ना। हाँ ठीक है। इनकी 7वीं दृष्टि। सर केतु 7वीं का डिग्री रह गया, केतु का डिग्री। 15 डिग्री, वही 15 डिग्री राहु का, 15 डिग्री केतु का। और इनका भी मूल त्रिकोण नहीं है और स्वामी भी नहीं है। नहीं, ये स्वामी भी नहीं है, मूल त्रिकोण भी नहीं है। इनकी दृष्टि है मंगल के जैसी दृष्टि 4 8 और 7। इनका भी कुछ है क्या, शुभ अशुभ स्थानों से कुछ अलग दृष्टि? नहीं नहीं, इनका फिक्स है।
गुरुजी राहु और केतु तो आमने सामने होते हैं, तो दोनों की सातवीं दृष्टि उसमें कैसा रहेगा? शनि राहु की दृष्टि केतु पे, केतु की दृष्टि राहु पे। तो इफेक्ट करेगी सर? कहते हैं, कई जगह कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो होएंगे ही होएंगे। तो इफेक्ट का मतलब है कि जैसे ग्रहों की स्थिति देखी जाती है जिस स्थान पे होते हैं, वैसा दोनों आपस में ही बराबर ही कहिए, या उस स्थान, जब राहु उस स्थान पे खुद ही बैठा हुआ है तो उस स्थान पे केतु की दृष्टि डालने से क्या मतलब? एक खराब तो है, ये है, दूसरा खराब क्या कितना बिगाड़ लेगा? ठीक, वही पूछना था। जी। दिवा बलि रात्रि बलि लिख लीजिए। दिवा बलि रात्रि बलि। एक गोला बना लीजिए आप लोग, एक गोला बना लीजिए। ऊपर दिन लिख लीजिए, नीचे रात लिख लीजिए। जैसे घड़ी होती है ना, तो घड़ी में 12 ऊपर लिखते हैं, नीचे 6 लिखते हैं, लेकिन दोनों स्थान पे आप लोग 12-12 लिखिएगा। ऊपर दिन के 12, नीचे रात्रि के 12। और दाहिने तरफ में सुबह अर्ध बलकार। दाहिने तरफ में बीचों बीच जहाँ पे 3 रहता है, घड़ी में जहाँ 3 रहता है वहाँ सुबह लिख के अर्ध बल, और जहाँ 9 रहता है वहाँ शाम लिख करके अर्ध बल। क्या सुबह में क्या लिखूं? सुबह में अर्ध बल, आधा बल। बराबर। शाम को अर्ध बल मतलब आधा बल। जहाँ 3 लिखते हैं वहाँ सुबह लिखिएगा, जहाँ 9 लिखते हैं वहाँ शाम लिखिएगा। ठीक है अब गुरुजी। अब जहाँ रात्रि के 12 बजे लिखे हैं नीचे के तरफ, वहाँ चंद्र मंगल और शनि लिख लीजिए। ये रात्रि बलि ग्रह हैं, चंद्र मंगल शनि रात्रि बलि ग्रह हैं। जहाँ दिन के 12 बजे लिखे हैं वहाँ लिख लीजिए सूर्य शुक्र गुरु। सूर्य शुक्र गुरु ये दिवा बलि हैं। और बुध को लिख लीजिए बीचों बीच सर्व बलि कर लिख लीजिए। ठीक गुरुदेव। जैसे मैंने सुबह शाम आप लोगों को दोनों तरफ अर्ध बलि लिखवाया, तो जो सूर्य शुक्र गुरु हैं ये सुबह के समय अगर किसी का जन्म हुआ है तो ये जान लीजिए कि बलि कैसे हैं, अर्ध बलि है, आधा बल है।
दिन में 12 बजे या 11 बजे या 1 बजे या 2 बजे ऐसा जन्म हुआ है, 10 बजे भी हुआ है, तो ये पूर्ण बलि आप कह सकते हैं। ठीक है। ठीक है। और उसी प्रकार शाम को चंद्रमा के लिए, मंगल के लिए, शनि के लिए अर्धबली और पूर्ण बली, इस तरह से आप कह सकते हैं। और बुध जो है दिन रात सभी समय पे बली होते हैं। स्थान बल लिख लीजिए, स्थान बल। गुरुजी एक ये डाउट है कि सुबह अर्धबल मतलब कितने बजे से कितने बजे तक सूर्य शुक्र गुरु का असर होगा सुबह में? सूर्योदय से सूर्यास्त तक की स्थिति देखी जाती है। सूर्योदय के बाद से सूर्य बली होंगे। नहीं तो 12 बजे दोपहर तक सूर्य शुक्र गुरु मतलब एकदम 12 बजे या 10 बजे 11 बजे ऐसे किसी का जन्म होगा तो इनका सूर्य शुक्र गुरु बली रहेगा। जी। लेकिन सुबह सुबह होगा तो कितने टाइम तक अर्धबल रहेगा? सूर्योदय से लेकर के 10 बजे तक अर्धबली कह सकते। जी। और फिर ये चंद्र मंगल शनि शाम को कितने बजे से इनका शुरू हो जाता है? जैसे जैसे ग्रह आगे समय आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे बली आप कहते जा सकते हैं। और जैसे जैसे शाम के तरफ में बढ़ेगा, वैसे वैसे ही निर्बल आप कह सकते हैं। जी। ठीक है। शाम को जैसे सूर्य रहेगा 12-1 बजे तक बली, और उसके बाद में फिर ये इनका टाइम शुरू हो जाएगा चंद्र मंगल शनि अर्धबली। नहीं नहीं, चंद्र मंगल का समय सूर्यास्त के बाद में होगा। अच्छा, ओके ओके जी, थैंक। ये सूर्यास्त तक सूर्य शुक्र मतलब पूर्ण बली जो होते हैं वो दिन के 12 बजे के आसपास रहेंगे। जैसे ही शाम के तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे, वैसे ही थोड़ा थोड़ा बल में कमजोरी आती जाएगी। जी जी जी। स्थान बल लिख लीजिए, एक आखिरी हेडिंग, स्थान बल। किस स्थान पे बली ज्यादा होंगे? स्थान बल। हाँ जी गुरुदेव। स्वगृही, कोई भी ग्रह अगर अपने राशि में बैठा हुआ है तो सबसे ज्यादा मजबूत होगा। स्वग्रही, मित्र ग्रही, उच्च। स्वग्रही है, मित्र राशि में है या उच्च राशि में है अपने, तो वह बली होगा। ठीक गुरुजी है इसमें कक्षा। एक एक जी एक सवाल पूछूं? जी, जैसे एक मिनट, एक मिनट, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए पहले। पुष्पावती जी, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। जी गुरुवर।